आफ्टर दिस हमने जितना भी ये किया है, तो अंशु का जो भी इसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है अंशु का थ्रू से और हमारा एस्पिरेंट्स का थ्रू से, तो हम यहाँ तक पहुँचे। एंड देन यहाँ पे ऐसा है जो चार्टर ऑफ डिमांड है जिसको हमने जॉइंटली अंशु को भी दिया था, अपसु को भी दिया था। तो दैट इज़ एक्चुअली ऑलरेडी अवेलेबल इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। तो फिर भी वी जस्ट वांटेड टू रिटरेट दैट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ पॉइंट्स है। आई थिंक देयर आर सम सर्टन कन्फ्यूजन्स, क्योंकि हमारा तरफ से तो कोई कन्फ्यूजन नहीं था। एंड देन यहाँ पे ऐसा है कि मे बी वी मिस्ड आउट ऑन सर्टन पॉइंट्स इसको एक्सप्लेन करने में। तो उसको लेके हम यहाँ पे आज हमारा पब्लिक के सामने में वी हैव कम हियर टू यहाँ पे एक क्लैरिटी लेके आने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा है, जो हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से हमने प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन को दिया। एंड देन हमारा जो प्रेसिडेंट ऑल नीसी स्टूडेंट्स यूनियन, दोनों एपेक्स बॉडीज़ को हमने हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है, हमारा जो हमारा रिक्वेस्ट है, इसमें ये पॉइंट वाइज हमने उसे प्लेस किया। तो यहाँ पे ऐसा है, द फर्स्ट पॉइंट इट सेज यहाँ पे इमीडिएट अरेस्ट ऑफ द चेयरमैन, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड देन जितना भी यहाँ पे मेंबर्स है, ये सबको उसमें इमीडिएट अरेस्ट होना है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा सेकेंड पॉइंट ये था जो ईडी एंड कोर्ट मॉनिटर जुडिशियल प्रोब, ये जो है इसको हमने उसका सामने भी प्लेस किया। एंड देन इन द थर्ड पॉइंट यहाँ पे ऐसा है, या सेकेंड पॉइंट में ये ईडी एंड कोर्ट मॉनिटर जुडिशियल प्रोब इनिशिएट होना है। एंड देन जो प्रॉपर्टीज है, द एसेट्स है, अब जितना भी अभी तक पकड़ा गया है, द अक्यूज, द अरेस्टेड अक्यूज, तो वो लोग का इमीडिएट सीजर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स वो करना था। वो द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट में हमने ये कहा कि इमीडिएट डिसमिसल एंड टर्मिनेशन ऑफ अक्यूज, यहाँ में जितना स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो लोग को टर्मिनेशन करना है और डिसमिस करना है। एंड देन यहाँ पे हमने ये कहा कि इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 2014 टिल डेट। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट था, impartial registration of complaints and investigation of all the examinations conducted by the APPAC and all the incumbent members, officials and staff of the commission from 2014 till date। उसके बाद हमने उसी में हमने ये भी कहा कि the officials, the senior officials above the rank of श्री ताकेत जेरंग, उसका ऊपर भी जो डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन था उसका ऊपर उससे अबव जो हायरार्कीज है वो लोग को भी इन्वेस्टिगेट करना है। एंड देयर हैज टू बी द गिल्टी मस्ट बी अरेस्टेड एंड देन पनिश्ड। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट था, एनी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इफ फाउंड टू हैव एनी काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिस लाइक पेपर लीकेज और अदर करप्ट प्रैक्टिसेस with even a single instance must be immediately declared null and void and the same must be reconducted। ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो इसमें एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि जो ये जो null and void वाला जो पॉइंट है, ये एक्चुअली दिस इज अ कंटेंशियस पॉइंट। इसमें अग्रीमेंट भी है, डिसएग्रीमेंट भी है। तो हमारा ये बोलना है कि यहाँ पे जो जितना भी एग्जामिनेशन जहाँ पे सपोज एक भी अगर पेपर लीकेज का इंस्टेंस होता है, तो हमारा कहना तो ये है वेदर इट इज 100 इंस्टेंस और सिंगल इंस्टेंस, द एग्जामिनेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड हम लोग ये नहीं बोला कि 2014 से लेके 2022 तक का जितना भी एग्जामिनेशन है सबको नल एंड वॉइड करना है, ये नहीं बोला है। वी ओनली सेड वेयर एवर देयर इज एनी काइंड ऑफ पेपर लीकेज, तो उसको लेके हमने कहा कि यहाँ पे दिस एग्जामिनेशन वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन मस्ट बी रिकंडक्टेड। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, हमने ये कहा कि नो एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द अदर डिमांड्स। तो यहाँ में हम लोग ने ये कहा कि जब तक ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो काइंडली एग्जामिनेशन कंडक्ट मत कीजिए। इसका बहुत बड़ा कारण है, यहाँ पे ऐसा है, यूजुअली ऐसा होता था कि जितना भी हमने जो पास्ट प्रेसिडेंट्स देखा है, अगर कोई भी कुछ भी ये प्रॉब्लम होता है, एंड इफ समबडी द एग्रीड कैंडिडेट्स दे कम फॉरवर्ड, तो वहाँ पे ऐसा होता था कि इसको सबसे आसान था वो लोग को ये डिसिपेट कराने का, वो लोग को डिस्ट्रैक्ट कराने का, वो लोग को डिवाइड करने का, वो था एग्जामिनेशन जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिक्लेयर करना। तो ऑटोमेटिकली सब एग्जाम लिखने के लिए बैठ जाता है। कोई प्रोटेस्ट कर रहा होगा, कोई एग्जाम लिख रहा होगा,
तो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है। तो दैट इज वाई वी सेड दिस एग्जामिनेशन जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है, नो एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड। और दूसरा बात ये बोला था, क्योंकि एपीपीएससी अभी आप लोग सब ने देखा है कि एपीपीएससी एज एन इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जामिनेशन में नहीं, सिर्फ 2 एग्जामिनेशन में नहीं, और सिर्फ 1 और 2 ईयर्स, एक पर्टिकुलर ईयर का भी नहीं है। यहाँ पे देखा है तो अभी भी हो रहा है, पास्ट इंस्टांसेस भी ऐसा इंस्टांसेस है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड ऑलमोस्ट एवरी एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो इसलिए हमने ये कहा कि यहाँ पे जब तक इसका सोल्यूशन नहीं आता है, क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का बात करें, दिस इंस्टीट्यूशन जो एपीपीएससी इज द प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट। ये जो हमारा जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, ये एज एन इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा इंस्टांसेस है। यहाँ पे 1-2 होने से अलग बात था, देयर वर सो मेनी इंस्टांसेस। सो वी सेड कि ये कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुका है एंड दिस इंस्टीट्यूशन मस्ट बी कंप्लीटली ओवरहॉल्ड। तो जब तक ओवरहॉलिंग नहीं होता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होना है। तो उसी बीच में हमने ये कहा कि जो अगर एग्जामिनेशन को कंडक्ट भी करना है तो काइंडली यूपीएससी को एंडोर्स कीजिए, क्योंकि हम भी वी ऑल्सो फील कि यहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन है जो कंडक्ट होना है, इवन वी फील दैट। तो उसके लिए अगर कंडक्ट करना है तो आप यूपीएससी को एंडोर्स कीजिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, आर्टिकल 315 क्लॉज 4, उसमें क्लियरली लिखा है, अगर इफ द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू गवर्नर, अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखता है एंड दे कैन रिकमेंड टू द यूपीएससी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये प्रोविजन है। और ऐसा बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट्स भी है, बहुत ज़्यादा स्टेट में एग्जामिनेशन कंडक्ट भी किया है, वो है। और यहाँ पे हम लोग का ये भी बोलना था कि अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको वहाँ पे जाके दिल्ली में जाके एग्जाम लिखना है, वो मतलब नहीं है। या फिर यहाँ में जितना हमारा जो प्रोविजंस है, जैसे 80-20 का जो रेशियो हो गया, या फिर जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा ये एसटी का जो हमारा वी एस एन एसटी स्टेट 100% हमारा पॉपुलेशन एसटी स्टेट है, जो हमारा ट्राइबल राइट्स है, दैट विल नॉट बी कर्टेल्ड। वो है कि जितना भी हमारा एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, दैट विल बी देयर। द ओनली द इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट दैट एग्जामिनेशन वुड बी यूपीएससी। जितना क्राइटेरिया वो वही रहेगा, सिर्फ जो इंस्टीट्यूशन है वो चेंज होगा। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ एपीपीएससी इट विल बी यूपीएससी विच विल बी कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, वो है। तो उसके बाद हमने और दूसरा बात ये कहा कि जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, एसओपी, तो एसओपी को ऐसा है, हमने ये कहा कि दिस एसओपी मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ एटलीस्ट 2 एस्पिरेंट्स। तो इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका बड़ा कारण इसलिए है बिकॉज देखो एसपी से कि पेशेंट इज द बेस्ट डॉक्टर, इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेशेंट को पता होता है एग्जैक्टली दर्द कहाँ हो रहा है। और अभी हमने जितना देखा है, जितना भी ये जो पेपर लीकेज का स्कैम हमने देख रहा है अभी, वट एवर वी आर विटनेसिंग, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये एसओपी का थ्रू से हो रहा है। तो एसओपी ऐसे बनाया गया है कि वहाँ पे ये पेपर लीकेज और अदर मेल प्रैक्टिसेस भी हो, और दे सेफगार्ड देमसेल्व्स, वहाँ का जितना ऑफिशियल्स है। तो ये इसका इंस्टांसेस हमने 2017 में भी देखा। तो उसको लेके हमने ये कहा कि जितना भी अभी तक का एसओपी था, दैट वाज डन विदाउट कंसल्टिंग विद द एस्पिरेंट्स। तो वो अपना हिसाब से बनाया, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके बना दिया विदाउट इवन गिविंग अ थॉट टू इट। तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वी एस्पिरेंट्स है टू उसको हमको कॉन्सिक्वेंस को हमको फेस करना पड़ा। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, दैट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद आवर पार्टिसिपेशन। उसके बाद हमारा जो 8 पॉइंट है, हमने यहाँ पे ये कहा कि हमारा जो सिस्टर मिस मुदांग याब्यांग, ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का एक डिप्राइव कैंडिडेट है, इसको एक जस्टिस मिलना है। क्योंकि इसका केस को आई थिंक हम लोग का अरुणाचल के जनता को भी पता है, ये कई बार मीडिया में भी आ चुका है। यहाँ पे ऐसा है, जो एक लेक्चरर का पॉलिटेक्निक में लेक्चरर का पोस्ट का जो एक एग्जामिनेशन था, तो वो एग्जामिनेशन में ऐसा था कि वहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एक ही पोस्ट था, एंड देन उसके लिए एक ही कैंडिडेट था, तब भी उसको नहीं मिला। और वहाँ पे जो ये वाइवा बोसे में जो वहाँ पे कट ऑफ मार्क्स था 50%, बट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। तो ये हमारा जो सिस्टर मुदांग याब्यांग है, इसने 46.5% स्कोर किया।
तो आइडियली देखा जाने से PWD कैटेगरी के लिए अगर 5% का रिलैक्सेशन है तो 50% से लेके 45% तक आना चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया फॉलो करने से हमारा जो सिस्टर है मुदंग येब्यांग है, सी स्कोर 46.5% इन दी वाइवा वो से, तो ऑटोमेटिकली वो रिक्रूट हो जाता है। तो अभी वी डोंट नो हाउ कम सी हैज नॉट बीन रिक्रूटेड सो फार। तो उसको लेके हमने ये कहा कि शी शुड ऑल्सो बी डिलीवर्ड जस्टिस, उसको भी जस्टिस मिलना है। तो उसके बाद जो हमारा जो 9th पॉइंट है, तो विसल ब्लोअर एक्ट जो है, हमने बोला कि विसल ब्लोअर एक्ट, प्लीज लेट मी गो थ्रू फर्स्ट। तो विसल ब्लोअर एक्ट जो है, हमने कहा कि सुने तो विसल ब्लोअर एक्ट जो है, तो हमने ये बोला कि विसल ब्लोअर एक्ट को काइंडली लेके आइए, क्योंकि इसलिए बोला कि ये जो स्कैम है, जितना भी हम वट एवर वी आर ऑब्जर्विंग, तो ये स्कैम को ग्यामर पादंग का थ्रू से लेके आया। ही केम एज अ विसल ब्लोअर। तो हम वट एवर वी ऑब्जर्व इज दैट यहाँ पे विसल ब्लोअर के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो प्रोटेक्शन एंड देयर इज नो रिवॉर्ड। तो हमने ये कहा कि देयर शुड बी अ विसल ब्लोअर एक्ट इन अरुणाचल। तो उसको लेके ये हमने बोला कि उसमें रिवॉर्ड का भी प्रोविजन होना है, प्रोटेक्शन का भी होना है। एंड देन आफ्टर दैट हमने ये कहा, एंड देन 10th पॉइंट में सेम चीज़ बोल रहा है कि जो भी एग्जामिनेशन करना है यूपीएससी को काइंडली एंडोर्स करो। उसके बाद यहाँ पे 11 पॉइंट में ये कहा था जो 3 मेंबर कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको भी पब्लिक करना है। उसके 12 पॉइंट में हमने ये कहा जो 3 ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ये में एपीपीएससी में जो आफ्टरमैथ ऑफ ये जो लीकेज, पेपर लीकेज के बाद जिसको वहाँ पे उसमें पोस्ट किया गया, उसको काइंडली रिकॉल करने के लिए, बिकॉज देयर इज ए रीज़न। यहाँ पे हमने अपना रीज़न भी बताया कि क्योंकि अभी जितना ओवरहॉलिंग प्रोसीजर होना है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। फर्स्ट लेट दैट प्रोसीजर बी कंप्लीट एंड देन काइंडली आप उसमें जो रिक्रूट करना कीजिए। तो उसके बाद हमारा जो ये है 13 पॉइंट में हमने ये लिखा, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ में हमने ये लिखा, इफ द गवर्नमेंट एंड द कमीशन adamantly decides to go ahead with any examination process without fulfilling the aforementioned demands, then each aggrieved candidate of any examination till date affected due to any discrepancy, malpractices, corrupt practices, etc. on the part of the government or officials of the APPSC or any person associated with the examination process or any person involved must be financially compensated with a sum of rupees 5 lakhs. Further, each candidate should also be compensated with a sum of rupees 5 lakhs for any examination to be conducted in future if the respective examination is found to have malpractices and corrupt practices such as paper leakage at later stages. इसका explanation अभी I'll give you in इसको और clarity इसमें लेके आएगा। यहाँ में हमने ये लिखा है जितना भी चार्टर ऑफ डिमांड है उसका एंड में हम ये लिखा, अगर जितना भी मेंशन चार्टर ऑफ डिमांड को अगर आप लोग बिना फुलफिल करके इफ यू डिसाइड टू गो अहेड विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो हमने ये कहा क्योंकि देखो यहाँ पे जितना हमने मांगा है, हमने वो चीज़ मांगा है आफ्टर लुकिंग एट एवरीथिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा पेपर लीकेज और इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन में हुआ, तो यहाँ पे देयर इज अ ग्रोस इनजस्टिस गोइंग ऑन। तो आप ये इनजस्टिस को आप यहाँ पे एड्रेस नहीं करके इफ़ यू आर डिसाइडिंग टू गो अहेड विद द एग्जामिनेशन प्रोसेस, तो आप ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जितना भी उस समय में जो रिस्पेक्टिव एग्जाम्स में जो भी मेल प्रैक्टिस हुआ है, जिसका कारण से जहाँ पे अनफेयरली इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स को डिप्राइव हुआ है, दे मस्ट बी कॉम्पेंसेटेड। तो हमने ये कहा कि हमने ये बोला कि काइंडली उसको 5 lakhs दीजिए। 5 lakhs तो एक्चुअली देखा जाने से अमाउंट इज नॉट द मैटर। तो यहाँ पे ऐसा है जितना भी पास्ट एग्जामिनेशन हुआ और जहाँ पे अनफेयरली डिप्राइव किया गया, तो वहाँ पे ऐसा है कि ये लोग अभी कंपनसेशन कैसे करेगा, क्योंकि उसमें ऐसा भी हो गया कि कोई स्टूडेंट्स तो वहाँ पे सुसाइड केसेस भी है, वहाँ पे इतना ज़्यादा डिप्रेशन में भी चला गया जिसका उम्र निकल गया, और ऐसा भी है कि आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स वो लोग अपना होप भी खो गया और एग्जामिनेशन लिखने का उसका हिम्मत भी नहीं है, और उस समय में जो एग्जामिनेशन लिखा, आप किस सिचुएशन में लिखा होगा आपको भी अंदाजा नहीं है। कोई अपना जमीन बेच के भी प्रिपरेशन के लिए आया, जो हमारा माँ पिताजी का जो थोड़ा बचा कुचा जो भी प्रॉपर्टीज उसको पूरा डिस्पोज करके एग्जामिनेशन लिखा। व्हाट अबाउट देम? आप उसको कैसे कॉम्पेंसेट करेगा?
अगर देखा जाने से तो 5 lakhs इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट, ऐसा है। तो 5 lakhs का जो पॉइंट था, हमने ये कहा इफ जो डिमांड है, बाकी डिमांड अगर वो फुलफिल नहीं करके आप एग्जामिनेशन के लिए प्रोसीड करता है, तब जाके हम बोलेगा कि यू हैव टू कंपेंसेट। और अगर आप बिना ये सबको अच्छा से नहीं करके without complete overhauling, if you decide to go ahead with the examination process, that means you are compromising, that means you are giving आप एक रास्ता खोल रहे हैं कि फ्यूचर में भी ऐसा पॉसिबिलिटीज आ सकता है। तो अगर हमने ये कहा कि आप वहाँ पे पहले जो पास जितना भी कैंडिडेट उसको तो कंपेंसेट करना है, एंड देन फ्यूचर में अगर आपको कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशन ऐसा पेपर लीकेज या कुछ भी मैल प्रैक्टिस होता है पॉसिबली, तो उसमें यू हैव टू इंश्योर, यहाँ पे एक इंश्योरेंस आप रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट आप बोलना पड़ेगा अगर पेपर लीकेज होने का हम रिस्क लेगा, क्योंकि विदाउट ओवरहोलिंग यू आर गोइंग अहेड। उस हिसाब से हमने कहा था। तो ये था। तो उसके बाद हमने जो चार्टर ऑफ डिमांड है, तो सेम चार्टर ऑफ डिमांड को हमने ये हमारा अंशु और आपसू को भी दिया, और अंशु और आपसू भी ये किया कि ये जो है अंशु का तरफ से हमारा जो डिमांड है उसको स्लाइड मॉडिफिकेशन करके, ये जो हमारा जो लास्ट डिमांड है इसको एक्सक्लूड करके, तो बाकी जितना पॉइंट्स ऐसे तैसे रख के गवर्नमेंट का उसमें प्लेस किया। तो अभी सो फार अभी हमारा जो बोलना है कि कल जैसे आपने बताया कि कल वी हैव अ मीटिंग विद द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे हम वी आर रियली ऑप्टिमिस्टिक कि हमने जो भी चार्टर ऑफ डिमांड रखा था एंड देन अभी अंशु के थ्रू से जो भी चार्टर ऑफ डिमांड रखा है, वी फील दैट देयर विल बी अ लॉजिकल कंक्लूजन टू दैट। तो यहाँ में हम लोग यहाँ पे किसी को कन्फ्रंटेशन करने के लिए तो नहीं आया, एंड देन किसी को हम ट्रोल करने के लिए नहीं आया। वी आर हियर बिकॉज वी आर एग्रीड कैंडिडेट्स। हमने एग्जामिनेशन लिखा है एंड वी हैव बीन अनफेयरली डिप्राइव्ड, तो उसको लेके एंड देन लाइक मी देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फेलो एस्पिरेंट्स जिसका उम्र भी निकल गया, और समबडी जैसे थोड़ा पहले कहा कि जो मर भी गया, गुजर भी गया, तो उन लोगों का कंपनसेशन कैसा होगा, बिकॉज दे वर ऑल्सो अनफेयरली डिप्राइव्ड। ऐसा है। तो इसलिए हम द लॉजिक, द रीज़न फॉर कमिंग टुडे इज़ दैट कि जो भी डिमांड था उसको हम एक क्लैरिटी लेके आना था, एंड देन जो हमारा अभी अपकमिंग मीटिंग्स होगा जो ये गवर्नमेंट का साथ, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और गवर्नमेंट का तरफ से भी अभी अंशु वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारा जो फेट है, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फेट ऑन द लीडरशिप ऑफ अंशु। तो हम लोग वो लोग का विजडम को भी हम लोग भरोसा करता है। तो उसका दायरे में हम लोग वी एज पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, और ये पैन अरुणाचल जब बोलेगा दिस इंक्लूड्स द एंटायर अरुणाचल, यहाँ में क्योंकि हर एग्जामिनेशन का जितना एस्पिरेंट्स है सब इकट्ठा हुआ है, एंड इट इज़ एन एमलगेमेशन ऑफ द एंटायर अरुणाचल। तो हेंस वी हैव केप्ट दिस नेम एज पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी। तो वही बोलना था। हम लोग को सबको पता है कि हम लोग का टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है, हम लोग को पता है, सभी को पता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट से भी हम लोग का यही डिमांड है कि एक टाइम बाउंड मैनर में जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग का जो डिमांड्स है उसे फुलफ़िल कीजिए आप, क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट्स, हम लोग को एग्ज़ाम देना है, और ये प्रोसेस में ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो भी कुछ प्रोसेस चल रहा है इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई करना है। हमारा मेन मोटिव जो लाइफ में अभी है वो जस्ट स्टडी करना है हमें अपना घर पे बैठ के। लेकिन हमको हमसे ये भी छीना जा रहा है हमारा राइट्स जो हमें घर में पढ़ना चाहिए था। हमको अभी यहाँ पे आके फ्रेश ब्रीफिंग देना पड़ रहा है, जो कि ये हमारा काम नहीं है। ये हम लोग फर्स्ट टाइम आके फ्रेश ब्रीफिंग वगैरह दे रहा है, इससे भी ये हमारा डिप्रीवेशन हो रहा है ये सब चीज़ में। तो ये सब चीज़ को भी आप लोग समझना चाहिए। और नल एंड वॉइड का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है हमारा, और ये एक सबसे कंटेंशियस पॉइंट भी है कि हम क्यों नल एंड वॉइड डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर ऐसे देखा जाए तो हमको पहले से पता है कि होके आ रहा है, 2014 में पकड़ा है, लेकिन उसमें एक्यूज लोग को पनिश नहीं किया है, इसीलिए फिर से ये जो रिपीट हो रहा है। 2017 में भी हुआ है, 17 में भी एप्रीहेंशंस था स्टूडेंट्स का, इसलिए बॉयकॉट हो गया। सिर्फ 645 स्टूडेंट्स ने मेंस लिखा, उसमें 1:3 का 1:11 का वायलेशन हुआ है। और फिर ऐसे होके फिर 2020 में भी फिर 1:3 का वायलेशन हुआ है कमीशन के थ्रू।
तो अभी हम लोग चार्जशीट सीबीआई का चार्जशीट आ गया है ए पेपर लीकेज केस में। तो वो चार्जशीट से हमको ये पता चला है कि एसओपी में ग्रॉस वायोलेशन हुआ है। जैसे कि मेन पेपर उसमें 2 सेट पेपर करना था, सेट ए एंड सेट बी को सेट करने के लिए दो पेपर सेटर चाहिए, लेकिन वहाँ में एक ही इंसान ने दोनों पेपर को सेट किया है। और वो दोनों पेपर सेट के लिए भी एक पेपर के लिए 2 मॉडरेटर चाहिए, लेकिन मॉडरेटर भी वहाँ पे एक ही था। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे एसओपी का ग्रॉस वायोलेशन हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको रीड करके सुना दूंगी कि It may be noted here that 2 sets of questions prepared by Setter Sri K. Vijay Kumar for English and Dr. Miami Hazam for General Knowledge had not been given to any moderator in is gross violation of the SOP. तो यहाँ पे ऐसा बहुत सारा चार्जशीट को पढ़ के हमें ऐसे इंस्टेंसेस मिला है कि वहाँ पे SOP का ग्रॉस वायलेशन हुआ है। तो अगर SOP में ही वायलेशन हुआ है तो आप वो एग्ज़ाम को कैसे आप जस्टिफाई कर सकता है वो एग्ज़ाम को? वो एग्ज़ाम इटसेल्फ इज़ ए कॉम्प्रोमाइज्ड एग्ज़ाम। तो फिर अभी 2 मेंबर कमेटी का इंक्वायरी भी आया है ये चार्जशीट में। तो जिसमें हमारा वो जनरल बिस्ट और मिसेस तादर मेपुंग बागे ने इंक्वायरी कमेटी बिठाया था। वो उसमें भी वो लोग ऐसा हमें बताया है कि ये एक इवेंट नहीं हो सकता है कि ये ए पेपर में ही हुआ होगा, ये पहले से ही चल के आ रहा है अलग अलग समय में। तो फिर तमासारो जो है हम लोग का जो ब्रोकर है उसने अपना पत्नी के लिए वो खरीदा है, पोस्ट को खरीदा है, तो वो ब्रोकर बन गया। तो अभी जिसने अभी जो पेपर बायर्स है तो ये भी चांसेस है वो भी कल को ब्रोकर बनेगा। तो आप यहाँ पे कैसे अभी जो जेन्युइन कैंडिडेट्स को आप जस्टिफाई करता है कि वो जेन्युइन है बोल के? अभी जिसको पकड़ा है वो कल्प्रिट्स है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो जब तक वो कन्विक्टेड नहीं होगा तो उसके लिए तो हम लोग रुक के नहीं बैठ सकता है ना। इसीलिए हम लोग वही बोल रहा है कि जो एग्ज़ाम में आपने पकड़ा है कि टॉपर्स लोग अभी कल्प्रिट हो रहा है, वो लोग ही पेपर बाई कर रहा है, तो जो एग्ज़ाम में पकड़ा है उसे नल एंड वॉइड करो बोल के हम लोग का ये डिमांड है। ऐसे नहीं है कि 2014 से लेके अभी 22 तक सबको करो, लेकिन जो पेपर में अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में जो पकड़वा खा रहा है उसे आप नल एंड वॉइड करके एग्ज़ाम रिकंडक्ट करो, यही हम लोग का डिमांड है। और सिस्टम का तो फेलियर है ही है एसओपी के द्वारा, जो एसओपी लैप्सेस है, माल प्रैक्टिसेस है। तो अभी ऐसा है कि nobody should claim genuine and bogus candidate here, क्योंकि एग्ज़ाम itself was not conducted in a free and fair manner। तो आप लोग ये एक कॉमन सेंस का बात होता है, कोई भी इंसान जिसका एक रैशनल थिंकिंग रखता है वो लोग समझ सकता है, और हमें सपोर्ट करना चाहिए नल एंड वॉइड का ये केस में। और अभी आपसू का जो कल परसों जो मीटिंग हुआ था उसमें बहुत सारा ये क्वेश्चंस उठ रहा था कि यूपीएससी को एंडोर्स करने से बाहर से कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर बाहर के आदमी लोग भी वो हो जाएगा, हमारा एसटी कोटा का वो पूरा वायलेशन हो जाएगा, ऐसा बोल रहा था। तो आप लोगों में ये क्लियर कर दूँ आप लोग का मिसकंसेप्शन को कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में ये प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल 315 ऑफ क्लॉज 4, जहाँ ऐसा बोलता है कि अगर एक स्टेट का पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन उसमें कुछ माल प्रैक्टिसेस हो रहा है और वो लोग इनकेपेबल है फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो यूपीएससी उसे कंडक्ट करवा सकता है। कमीशन के द्वारा गवर्नर को रिक्वेस्ट जा सकता है और गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट जा सकता है कि यूपीएससी वो स्टेट का एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए। तो वो यूपीएससी जो वही एक एजेंसी होगा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो उसमें तो जैसा ये पीसीएस में जो चल रहा है वही क्राइटेरिया होगा, वही एसओपी होगा, लेकिन यूपीएससी उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और हमारा ये इसके तरफ से जो अभी इन्वेस्टिगेशन को चल रहा है, मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी हमारे अथॉरिटी को जो ये केस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है कि रूल नंबर 11 ऑफ एपीपीएससी 2019 में भी
ऐसा प्रोविज़न है, उसमें क्लियर कट मेंशन है कि अगर कमीशन के द्वारा कुछ माल प्रैक्टिसेस हो, जैसे कि एडमिट कार्ड में स्टूडेंट्स का या फिर कुछ भी हो, चीटिंग वगैरह हो, तब वो कैंडिडेट के ऊपर पे आप उसे परमानेंटली डिबार कर सकता है कोई भी फ्यूचर एग्जामिनेशन में, और या फिर एक दूसरा है कि आप टेम्परेरीली आपको डिबार करा जा सकता है। तो हम अथॉरिटी से ये पूछना चाहेंगे कि आप अभी जो एक्यूज जो पकड़ा गया है, जो ऑलरेडी रिक्रूटर होके रहा था, उस लोग को आप क्या परमानेंटली डिबार कर रहा है या फिर आप उसे जस्ट टेम्पररी सस्पेंशन करके रखा है, क्योंकि वो लोग अभी तक कोर्ट में कन्विक्टेड नहीं हुआ है, और अगर कोर्ट में कन्विक्टेड नहीं होगा तो आप उसे कल गिल्टी है बोल के आप उसे नहीं बोल सकते। तो हम यही बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा अब, लेकिन ये तो फैक्ट तो ये है कि वहाँ पे एग्ज़ाम माल प्रैक्टिसेस हुआ है, हमारा एसओपी में भी वायलेशन हुआ है, तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारा साथ इनजस्टिस हुआ है, तो हमें जस्टिस देने में आप इतना लेट क्यों कर रहा है, हम लोग वही पूछ रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी से हो सकेगा हमारा डिमांड्स को फुलफिल कीजिए, और साइड बाय साइड वो इन्वेस्टिगेशन तो चलता ही रहेगा। और ताकेत जेरंग का भी अभी आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ता ही होगा, उसमें क्लियर एसआईसी का थ्रू से ऐसा है कि ताकेत जेरंग कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस को वो हाइड कर रहा है, तो इसी के लिए ताकेत जेरंग का ऊपर में वो नार्को एनालिसिस टेस्ट उन्होंने वो कर दिया है। तो इससे ये पता चला कि ताकेत जेरंग इम्पोर्टेंट एविडेंस छुपा रहा है, तो उनके ऊपर वाला को ही वो छुपा रहा होगा, क्योंकि उनसे नीचे वाला तो अभी तक तो जितना है वो आ गया, लेकिन सिस्टम से तो अभी एक भी नहीं है, सिस्टम से सिर्फ ताकेत जेरंग ही है। तो ताकेत जेरंग क्या ऐसा इम्पोर्टेंट एविडेंस छुपा रहा है, आप उसे भी क्वेश्चन करना चाहिए, और उसे भी आप इम्पोर्टेंस में रख के हमारा जो डिमांड्स है उसको भी साइड साइड में देख के वो आगे इनिशिएट करना चाहिए।